पार्टिकल के अरेंजमेंट के बेसिस पर किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। और आपने देखा कि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है या तो रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा। एंड बेस्ड ऑन द पार्टिकल अरेंजमेंट हमारे पास दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक तो आपके पास क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और दूसरा हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, एमार्फस सॉलिड भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने देखा कि जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होता है, और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे उनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेस्ड ऑन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो आपके पास सॉलिड्स हैं वहां पर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अलग अलग तरह का फोर्स काम कर रहा होता है। तो उसके बेसिस पे आपके पास चार तरह के सॉलिड्स होंगे। एक तो आपका है मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा हमारे पास है आयनिक सॉलिड, थर्ड हमारे पास है मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड, या फिर कोवेलेंट सॉलिड को ही पर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। यानी कि जो मॉलिकुलर सॉलिड है वहां पर या तो डिस्पर्जन फोर्स आपको दिखेगा, या डाइपोल डाइपोल दिखेगा, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, राइट, मॉलिकुलर सॉलिड में। अब हम बात करेंगे जो आपका आयनिक सॉलिड है। आयनिक सॉलिड में क्या होगा कि जो आपके पास आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है यानी कि आयन से मिलकर ये सॉलिड आपका बना होगा, और यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। यहाँ पर आपके पास कौन सा फोर्स काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलाम्बिक फोर्स काम कर रहा होगा, राइट। इस तरह का फोर्स यहाँ पर काम कर रहा होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन के बीच में। थर्ड आपके पास है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वहां पर जो सॉलिड बन रहा होगा, तो उन मेटल्स के बीच, मेटल के जो एटम्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा उसी को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। यानी कि जो आपके पास यहाँ पर काम कर रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक। और मेटेलिक बॉन्डिंग आपका क्या क्रिएट करेगा, मेटेलिक सॉलिड। और जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है एक तरह से इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन होता है, जो कि किसके बीच में होगा, कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, राइट। कर्नल का मतलब हो गया कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो तो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बचेगा एटम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट होता है या पॉजिटिव आयन होता है मेटल का, कर्नल का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला स्पीसीज बचता है यानी कि कैटायन बचता है जो मेटल का, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, राइट। और जो कोवेलेंट सॉलिड हमारे पास होते हैं यहां पर आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। यहां पर आपके पास क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, राइट। तो तीनों, इन चारों में आपके पास क्या है, इन चारों में अलग अलग टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। सबका नेचर अलग अलग होगा, कोई स्ट्रांग होगा तो कोई वीक होगा। अब हम थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं इनको वन बाय वन, ठीक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर मॉलिकुलर सॉलिड के बारे में, ठीक है। मॉलिकुलर सॉलिड क्या होगा, तो मॉलिकुलर सॉलिड में आपने देखा कि यहाँ पर जो आपके पास एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में इसके थ्रू जुड़ सकते हैं, या तो डिस्पर्जन फोर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं, या फिर आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकते हैं, ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर तीन तरह के फोर्स जनरेट होते हुए हमें दिखते हैं, तो पहला टाइप आपके पास क्या है, पहला टाइप यहाँ पर आपके पास बनता है, पहला टाइप आपके पास बनेगा नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। पहला टाइप हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक। दूसरा टाइप यहां पर आता है आपके पास मॉलिकुलर सॉलिड में, दूसरा टाइप आपके पास होगा पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक। और जो तीसरा टाइप हमारे पास यहां पर आएगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तीसरा टाइप हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर सॉलिड, राइट। अब देखिए जरा किस तरह से होगा।
सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर का मतलब हमारे पास जब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, इनिशियली उनके पास कोई भी किसी भी तरह की पोलैरिटी नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड, ठीक है। तो जैसे हमारे पास क्या होता है H2, H2, H2 बिल्कुल भी पोलर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल होगा, इस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगा। तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्या होते हैं, इक्वली फैले होते हैं, और पूरा इंस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है और बहुत कम अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है, राइट। ये बात आपने क्लास 11 में भी पढ़ी होगी, जहां पर डिस्पर्जन फोर्स की हम बात करते थे, ठीक है। डिस्पर्जन फोर्स कहां पर होता है, जब आपके पास दोनों एटम सेम है, ठीक है, या फिर वहां पर चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा होता है, लेकिन फॉर अ मोमेंट, बहुत ही कम समय के लिए वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा चार्ज का सेपरेशन होता है, तो जो आपके पास मॉलिक्यूल या एटम होंगे वहां पर एक वीक अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जो कि कौन सा फोर्स क्रिएट करता है, कौन सा फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स क्रिएट करता है। जैसे कि यहाँ पर H2 है, तो वैसे तो सिमेट्रिकल यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए एक हो सकता है कि इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला जाए, ठीक। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर पहले तो क्या था, इसमें भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था, लेकिन अब आपने देखा कि फर्स्ट वाले में अगर चार्ज सिमेट्रिकल नहीं रह पाता है तो इसका जो नेगेटिव होगा इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, और जब दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाला रीजन बचेगा और इनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन होगा, और यही अट्रैक्शन जो कि काफी कम होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स, ठीक। तो डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स कब काम करेगा, जब आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपके पास है I2, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में आपको कैसा दिखेगा, नॉन पोलर दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म, ये भी आपका नॉन पोलर होता है। इसी तरह से CH4 वैसे तो गैस होती है, लेकिन जब हम इसे सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये किसकी तरह काम करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की तरह काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल होता है, इसके अलावा हमारे पास जितनी भी इनर्ट गैसेज होती है, लाइक हीलियम को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो हीलियम के जो एटम्स होंगे आपस में, हीलियम के जो एटम्स होंगे आपस में कौन से फोर्स से अट्रैक्टेड हो रहे होंगे, डिस्पर्जन फोर्स से अट्रैक्टेड हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज का डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनिशियली, यहाँ पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएं, और इसके इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे और इस तरफ पॉजिटिव बचेगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। हीलियम हो गया, या फिर नियॉन सॉलिड फॉर्म में, आर्गन सॉलिड फॉर्म में, तो ये आपके पास क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, या फिर सॉलिड CO2 यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है। पोलर का मतलब आपके पास ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जैसे HCl, ठीक, HCl। अब HCl में क्या है, ऑलरेडी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस है, तो इसके पास पॉजिटिव आ गया, इसके पास नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो जब ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वहां पर दिख रहा है तो इसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड होगा, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। अब क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे डाइपोल इंट्रैक्शन, उसे हम बोलेंगे डाइपोल इंट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। और जो डाइपोल इंट्रैक्शन होता है डिस्पर्जन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो डाइपोल इंट्रैक्शन होगा वो
डिस्पर्जन फोर्स या लंदन फोर्स से ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव है। ठीक, तो जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वहां पर फोर्स कौन काम कर रहा होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम कर रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एग्जाम्पल होता है SO2। SO2 भी आपका एक तरह से पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पर एक SO2 मॉलिक्यूल दूसरे SO2 मॉलिक्यूल के बीच में एक पॉजिटिव नेगेटिव के कारण अट्रैक्शन होगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे अगर हम बात करें जो आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर वाला होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी कम होता है, और मतलब अधिकतर जो आपके पास यहाँ पर सॉलिड्स होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉलिड है जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है वाटर इन सॉलिड स्टेट। वाटर इन सॉलिड स्टेट में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये आप सबको पता होता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड जब आपके पास, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहां पर बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली तब बनता है जब आपके पास एक मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन अटैच है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, हाइड्रोजन किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ऑक्सीजन हो सकता है, या फ्लोरीन, या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, अगर आपका हाइड्रोजन इनसे डायरेक्टली अटैच है तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब देखिए जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आपको याद होगा कि जब हम वाटर की बात करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरह से पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और दूसरा मॉलिक्यूल अगर मैं दिखाऊं इसका, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है इसके नेगेटिव वाले टर्मिनल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। डॉटेड लाइन का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड से कनेक्टेड है, तो ये आपका सॉलिड कौन सा हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ। ठीक, हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे आइस है, ये काफी हार्ड होता है। ठीक है, बाकी जो आपके स्टार्टिंग वाले हैं दोनों, यानी कि पोलर मॉलिक्यूलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दोनों क्या है, सॉफ्ट है, और जो आपका आइस होता है काफी हार्ड हमें दिखता है। और ये जितने भी आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड सभी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये सब आपके पास क्या होते हैं, इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर होंगे। ठीक है, यानी कि इनसे इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये आपके जो सॉलिड हैं इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। ओके, अब आपके पास है दूसरा टाइप, यानी कि आयनिक सॉलिड। और आयनिक सॉलिड जैसा कि नाम से ही पता चल पा रहा है आसानी से कि आयनिक सॉलिड का मतलब जो आपका सॉलिड होगा इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे, आयंस होंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पर जो होंगे कौन कौन होंगे, कैटायन होगा एंड एनायन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कैटायन एंड एनायन। और इन कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम उसे बोलते हैं। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोलम्बिक फोर्स भी बोलते हैं। कोलम्बिक फोर्स भी हम इसको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, तो जो यहाँ पर कैटायन और एनायन है इनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कैटायन और एनायन होंगे। फोर्स कौन काम कर रहा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा, या कोलम्बिक फोर्स आप कह सकते हो इसे। एग्जाम्पल में देखें तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास होते हैं। जब हमने आयनिक कंपाउंड पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा होगा, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल NaCl हो गया, या फिर आपके पास
KCl हो गया, या फिर आपके पास MgO हो गया, या फिर हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर लिथियम फ्लोराइड हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास क्या होते हैं, जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक लॉस करता है, दूसरा गेन करता है। तो इस तरह के कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स होते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज जो अधिकतर आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं काफी हार्ड होते हैं, और साथ साथ क्या होते हैं, ब्रिटिल होते हैं। ठीक है, ये आपके पास कैसे होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटिल होते हैं। ठीक है, ब्रिटिल का मतलब कि अगर आप इनको बीट करोगे या हथौड़े से इनके ऊपर मारोगे तो ये चूर चूर हो जाते हैं, ब्रिटिल होते हैं। ठीक है, अच्छा, और प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी, जो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पर, अट्रैक्टिव फोर्स है, काफी मजबूत है, काफी मजबूत है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी देखें तो दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस मीडियम। ठीक है, आपके पास क्या है, एक्वस मीडियम में, या फिर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कब पास कर सकते हैं, जब आप इन्हें मोल्ट कर दोगे, मेल्ट कर दोगे, या फिर इनको वाटर में डिजोल्व करोगे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जैसे हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अगर सॉलिड स्टेट में है, हालांकि हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हम अलग अलग करके भी देख सकते हैं। अगर आपका ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये जो आयंस होंगे ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, ये आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। जब आप इसे मेल्ट कर दो, इसे हीट दे दो, तो आपका सोडियम अलग हो जाएगा, सोडियम दूर चला जाएगा, क्लोरीन भी दूर दूर चला जाएगा, अभी फ्रीली मूव कर सकता है। ये वाला आयन इधर उधर भाग सकता है, ये वाला आयन भी इधर उधर भाग सकता है। तो इसका मतलब ये जब आप इसे मोल्ट करोगे, इसे आपने हीट दिया, ये मेल्ट हुआ, दोनों आयन सेपरेट हुए, और सेपरेट होने की वजह से वो इधर उधर जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हैं। जबकि अगर आप इसे वाटर में भी डाल दो, अगर आप इसे वाटर में डालोगे तब भी यही कंडीशन होती है कि जो आपके पास सोडियम और क्लोरीन होते हैं दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और सेपरेट होने की वजह से दोनों आयन इधर उधर मूव कर सकते हैं, यानी कि दे कैन मूव हियर एंड देयर फ्रीली। ठीक है, फ्रीली यहां से वहां जा सकते हैं, वहां से इधर आ सकते हैं, तो इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये मोल्टन स्टेट और एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में इनके आयन मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि या तो यहाँ पर क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, या फिर वहां पर आयंस होंगे अवेलेबल। ठीक है, मूवेबल आयंस मतलब जो आपके पास मोबाइल आयन है, यानी कि जो मूव कर सकते हैं, ऐसे आयन अगर हमारे पास हैं तो तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है किसकी, इसकी प्रॉपर्टीज है आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड में आपने खास बात क्या देखी कि मोल्टन और एक्वस मीडियम में ही ये अच्छे कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक, इतना हुआ। अब हमारे पास बचता है लास्ट सॉलिड, यानी कि सॉलिड जो हमारा क्लासिफिकेशन है कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, अब कोवेलेंट सॉलिड हमने देखा कि कोवेलेंट सॉलिड में आपके पास क्या होते हैं, या तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। यहां पर हमारे पास क्या होंगे, एटम्स आर कनेक्टेड ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, किससे जुड़े होंगे, जो एटम्स होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ठीक है, जितने भी एटम्स आपको स्ट्रक्चर में दिखेंगे, सॉलिड के स्ट्रक्चर में दिखेंगे, वो सब किससे जुड़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं, समझते हैं इस बात को किस तरह से जुड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल ही लिख लेते हैं हम इसमें। तो एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जिसमें से हम देखते हैं जैसे ग्रेफाइट। ठीक है, सबको ही पता होता है ग्रेफाइट। ठीक, डायमंड भी आपका कैसा सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड या
नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज आपका क्या होता है, क्वार्ट्ज SiO2, ठीक है, SiO2। तो क्वार्ट्ज भी आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जो किस में आएगा, नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड में आएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है ALN या फिर BN, ये आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं कोवेलेंट सॉलिड, या फिर SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड। तो ये आपका क्या है, ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हुए, ये सब आपके एग्जाम्पल होते हैं कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, हम इसे समझते हैं कि किस तरह से ग्रेफाइट में जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जो आपके पास ग्रेफाइट होता है एक तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा कुछ, राइट, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है ये, और इसी तरह से जुड़ता जाएगा आगे आगे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के थ्रू। ठीक है, ऐसा कुछ जुड़ता जाता है ये। ठीक है, इस तरह से जो आपके पास कार्बन यहाँ पर होते हैं वो हेक्सागोनली शेप में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी लेयर बनाते हैं ऐसे ऐसे, ऐसी लेयर दूसरी भी बनेगी कुछ, ये ऐसा लेयर बनेगा, ऐसा लेयर बनेगा, फिर हमारे पास, मैं यहाँ पर इसे ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका हेक्सागोनल शेप बन रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, इसी तरह से आगे भी जुड़े होंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो कि आगे भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा इनका, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक, और ये जो लेयर्स होंगी ये एक दूसरे से सेपरेटेड है लेकिन वीक फोर्स से, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं सभी कार्बन। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो ये आपका सॉलिड बन रहा है, ग्रेफाइट जो आपका बन रहा है, जो आपकी पेंसिल में होता है, वो किस तरह का सॉलिड है, वो आपका कोवेलेंट सॉलिड है। अब आप बात करोगे कि यहाँ पर तो आपके पास दो लेयर बन गई, तो क्या इनके बीच में भी कोई फोर्स है? हाँ, बिल्कुल इनके बीच में भी फोर्स है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स बोलते हैं। हालांकि जो ये वांडरवाल फोर्स है ये वीक फोर्स होता है। तो दो तरह के फोर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक तो कोवेलेंट फोर्स हुआ और दूसरा क्या हुआ, जो आपके पास लेयर्स हैं ग्रेफाइट की लेयर, उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो कौन सा है, वांडरवाल फोर्स। और आपको पता होता है कि वांडरवाल फोर्स तो काफी वीक होता है। जैसे आप पेंसिल से क्या करते हो, लिखते हो, जैसे आप क्या करते हो, पेंसिल से लिखते हो ना, ऐसा कुछ पेंसिल आपके पास है, आपने लिखा पेंसिल से, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि इसी तरह की लेयर ग्रेफाइट में होती है, अगर आपके पास पेंसिल है तो इनके पास क्या होता है, इस तरह की लेयर आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे आप क्या करते हो, कुछ भी लिखते हो, तो जो आपके पास लेयर्स होती है एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं, और सबसे पहले कौन सा फोर्स टूटता है, वांडरवाल फोर्स ब्रेक डाउन होता है, इसलिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो हालांकि दो तरह की फोर्स यहाँ पर है, कोवेलेंट भी है और वांडरवाल भी है, लेकिन स्ट्रॉन्गर कौन है, स्ट्रॉन्गर आपका कोवेलेंट बॉन्ड वाला फोर्स है। तो इसलिए यहाँ पर मेनली हम प्रेफरेंस किसे देंगे, कोवेलेंट वाले को देंगे। तो इसलिए जो आपका ये सॉलिड होगा वो किस तरह का फोर्स रख रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्गर कौन है, स्ट्रॉन्गर वाले को ही हम काउंट करेंगे, जो वीक होगा उसे तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा फोर्स हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड वाला फोर्स हुआ। ठीक है, कोवेलेंट फोर्स हुआ मतलब। ठीक, अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें अगर हम, तो प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या आया, प्रॉपर्टीज में आपके पास आया कि जो आपके पास ये सॉलिड होते हैं इनमें, अब जैसे मैं ग्रेफाइट की बात करूं तो ग्रेफाइट का तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा काफी कम होगा, लेकिन अगर हम डायमंड में देखें तो डायमंड में क्या होता है, काफी ज्यादा हार्ड होने की वजह से ये क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी ज्यादा होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकतर ये वाले सॉलिड हैं ग्रेफाइट को छोड़कर अधिकतर क्या होते हैं, काफी हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। और ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट तो आपको पता है कि गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, और डायमंड या फिर जो अदर है वो क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन है और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास। ठीक है, ग्रेफाइट को छोड़कर सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर या इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, अभी हमने डायरेक्ट कर लिया फोर्थ वाला, तीसरा छूट गया हमारा, यानी कि मेटालिक सॉलिड के बारे में हम डिस्कस करना
भूल गए तो आगे देखते हैं मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, फोर्थ, थर्ड पे था मैंने अभी फोर्थ पे लिख दिया मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, तो मेटेलिक सॉलिड देखें। मेटेलिक सॉलिड क्या होगा कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर तो लास्ट वन हमारे पास है मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं, चाहे आपके पास कोई भी मेटल हो, जिंक, आयरन, सिल्वर या आपके पास गोल्ड, ये सब मेटल जो आपके पास होते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा होता है उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और इस तरह के जो सॉलिड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक सॉलिड। इसके अलावा जितने भी एलोइज होते हैं, एलोइज हमारे पास, वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, वो भी मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जैसे अगर हम एलोई को डिफाइन करें तो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर मेटल्स, जो कि मेटल हो सकता है, मेटल या नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है और कार्बन का ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो एलोई या फिर जितने भी मेटल्स हमारे पास है, मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरह से कुछ फैले होते हैं, यानी कि अगर आपके पास इस सॉलिड का कोई पोर्शन है तो यहाँ पर इस पूरे सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इनमें ही क्या होगा, इनके अंदर क्या होगा, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है फैला हुआ होगा। जैसे आपने देखा होगा कि नदी में या सी में वहां पर पानी फैला होता है और उसके ऊपर बोट चल रही होती है या फिर वहां पर जो भी चीजें हैं वो तैर रही होती हैं। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो आपका वाटर है वो एक तरह से यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और उसके ऊपर कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे नदी में नाव चल रही होती है, उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक नाव की तरह या बोट की तरह काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पर पानी है वो हम क्या मान रहे हैं, ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग की हमें यहाँ पर बात करनी है, तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कोई आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास वाला जो एटम होगा वहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको इनिशियली पता है कि ये वाला न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये वाला न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। लेकिन अगर यहाँ पर और भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सपोज करो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके काफी करीब है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले तो कौन खींच रहा था, इसका इलेक्ट्रॉन था जो ये अपने आप खींच रहा था। अब कौन खींच रहा है, दूसरा जो पड़ोसी एटम है उसका न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इससे क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि पहला वाला कर्नेल और दूसरा वाला कर्नेल आपस में अट्रैक्टेड हो गए। तो दोनों कर्नेल एक तरह से, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो आपका क्या है, वो आपका वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, और ये मेटेलिक बॉन्डिंग जो होगी काफी स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, अब जैसे मरकरी है, मरकरी तो आपको लिक्विड में दिखता है, तो उसमें तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जगह हम बोल सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। राइट, इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर और इसे एक्सप्लेन करूं, जैसे हमारे पास है ये, ठीक है, अब अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर लोकेटेड है इस पोजीशन पे, तो ये आपका न्यूक्लियस इस तरफ है, ये न्यूक्लियस इस तरफ है, तो ये तो पहले तो इसी को खींच रहा होगा। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस है इसे खींच रहा होगा, लेकिन जो पड़ोसी है वो भी इसे खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा। तो इस तरह से हर तरफ से ये अट्रैक्टेड होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। मतलब जो भी कर्नल हैं आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं, जो भी कर्नल हैं आपस में मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है, आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में जितने भी मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से फ्लो कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, थर्मल कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, थर्मल कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी आपने देखी होगी मेटल की, जैसे मेलाइबल, डक्टाइलिटी या फिर सोनोरस, ये सब इस तरह की प्रॉपर्टी या हाई डेंसिटी, ये किसमें होंगी, मेटेलिक सॉलिड में होंगी। अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो देखा आपने कि आयनिक सॉलिड भी कंडक्ट कर सकते हैं, मेटेलिक भी कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जो आपके पास
मेटेलिक सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में ही, जैसे वायर बना होता है तो वायर आपका सॉलिड स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। लेकिन जो आपका क्या होगा, आयनिक सॉलिड होगा, ये केवल मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस मीडियम में ही करंट को पास कर सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे लैटिस और यूनिट सेल या फिर लैटिस पॉइंट के बारे में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स सो मच।